रामनगर राज्य एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में राजा भीमसेन का शासन था। इस राज्य में एक छोटा सा गांव जिसका नाम काशीपुर था। काशीपुर गांव भी बहुत छोटा गांव था। इस गांव के लोग अक्सर कर ज्यादा बेरोजगार और किसान थे। इसी गांव में एक सुरेश नाम का बूढ़ा किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। एक का नाम चंगू, एक का नाम मंगू था। सुरेश का सपना था कि वह अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता था। वो चाहता था कि उन्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, और यही उसका सपना था। बेटा, तुम दोनों मन लगाकर पढ़ना। मैं खेत पर काम करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ बाबूजी, हम लोग मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और आप जल्दी घर लौटना। सुरेश के बच्चों की उम्र तो बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह दोनों पढ़ाई करते थे और बिल्कुल साधारण किसानों की तरह ही जीवन जीते थे। उनका कोई देखकर ऐसा नहीं बता सकता था कि यह लोग पढ़ रहे हैं। वही होता है ना, किसी का हुलिया देखकर उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस हिसाब से दोनों भाई पढ़ते थे। सुरेश अपने खेत में जी जान लगाकर मेहनत करता था। वह सोचता था कि कभी भी मेरे बच्चों को ज्यादा पैसों की जरूरत हो तो वह अपने खेत से ही फसल बेचकर उन पैसों को दे दे। सुरेश जब शाम को घर आ रहा होता है तभी बारिश होने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद सुरेश का पैर फिसल जाता है तो वहीं पर वह गिर जाता है। उसके गहरी चोट भी लग जाती है। बेटा, अभी तुम्हारे बाबूजी नहीं आए और ये इतनी तेज बारिश भी हो रही है। मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। इतनी तेज बारिश और कड़कती बिजली, कुछ गलत होने वाला है, इसका इशारा कर रही है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। बाबूजी को कुछ नहीं होगा। हम और बड़े भैया हैं ना, हम उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। नहीं मंगू भाई, तुम घर पर ही रहो और माँ का ध्यान रखो। तब तक मैं बाबूजी को बुला कर लाता हूँ। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। चंगू अपने बाबूजी को ढूंढने के लिए चला जाता है। चलते चलते वह उसी जगह पर पहुंच जाता है तो देखता है कि उसका पिता वहीं जमीन पर पड़ा कर आ रहा है। उसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सुरेश की अब हालत बहुत खराब थी। जैसे तैसे करके चंगू उसे अपने घर के बिस्तर पर ले आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे, इनको तो गहरी चोट आई हुई है। मुझे पहले से ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ अपशगुन होने वाला है। माँ, आप रोना बंद करो, तब तक मैं डॉक्टर साहब को बुला कर लाता हूँ। इस समय वह भी अपने घर में ही है, नहीं तो हॉस्पिटल चले जाएंगे, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। चंगू डॉक्टर साहब को बुलाकर लाता है। देखो, मैंने इन्हें दवाइयां तो दे दी हैं, लेकिन इनकी एक पसली टूट चुकी है तो यह चलने फिरने ना जाए और कोई काम भी ना करें। नहीं तो मेरी दवाइयां भी कोई काम नहीं करेंगी। और इनकी पसलियों पर हल्दी का मरहम लगाते रहना तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अब से पिताजी कोई काम नहीं करेंगे। मैं उनके अच्छे से ख्याल रखूंगा। माँ, आप जल्दी से रोटी दे दो। मैं रोटी खा लेता हूँ और 2 रोटी टिफिन में रख कर दे दो, क्योंकि मैं उस खेत पर ले जाऊंगा और आज से खेत पर काम मैं ही करूंगा। तू ये क्या बोल रहा है बेटा? तेरे पिताजी चाहते हैं कि तू किसान ना बने, लेकिन आज तो खेत पर काम करने की बात कर रहा है। उनको देख ले, 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर हमारे घर में खाना बनता है। नहीं माँ, देखो, मैंने मंगू को शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया है, लेकिन अब खेतों में काम सिर्फ मैं ही करूंगा, क्योंकि पिताजी की पसलियों में बहुत ज्यादा चोट आई है और एक पसली टूट भी गई है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा और मंगू की पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलेगा?
अरे बेटा चंगू, खेत पर जा रहे हो तो अपने चाचा दिनेश को मेरे पास भेज देना। वैसे भी हम लोगों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम लोग एक दूसरे से कब से नहीं मिले हैं। अगर वह यहाँ आएगा तो मैं कुछ देर उससे बात कर लूंगा। ठीक है पिताजी, मैं चाचा जी को भेज दूंगा। अगर यहाँ कहीं नहीं मिले तो मैं उनके दूसरे घर में जाऊंगा, वहां तो मिल ही जाएंगे। चंगू खेत की ओर जा ही रहा था, तभी उसे उसके चाचा मिल जाते हैं। तो चंगू उनसे कहता है, चाचा जी, पिताजी को बहुत ज्यादा चोट लग गई है और उनकी एक पसली भी टूट गई है। जब उस दिन बारिश हो रही थी तब पिताजी खेत से घर को आ रहे थे और उनका पैर फिसल गया। वह आपसे मिलना चाहते हैं और आप उनसे मिल लीजिए। जाकर पता नहीं क्या बात है। अरे इतना सब हो गया और तुम मुझे आज बता रहे हो मेरे बड़े भाई को इतनी चोट लग गई है। मैं अभी उनसे जाकर मिलता हूं। आओ आओ दिनेश भाई, देखो मुझे तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है और मैं अपने बेटे और मंगू को किसान नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरे चोट लग गई है तो चंगू बेचारा खेत में काम कर रहा है और मंगू शहर में पढ़ने के लिए गया है। मैं सोचता हूं कि अब उन सोने की मुद्राओं के बारे में अपने बेटों और अपनी पत्नी को बता दूं। वह मैंने इसी वक्त के लिए छुपा कर रखी थी कि कभी भी कोई मुसीबत आए तो वह काम में आ जाए। भाई, वह तो सोने की मुद्राएं आपको राजा भीमसेन के पिताजी ने दी थीं, जब आपने राजा भीमसेन के पालतू जानवर खरगोश की जान बचाई थी। अपनी जान पर खेलकर तभी उस बात से प्रसन्न होकर राजा भीमसेन के पिता ने आपको वह मुद्राएं दी थी। लेकिन आपने आज तक मुद्राओं के बारे में भाभी और अपने बेटों को क्यों नहीं बताया? हाँ दिनेश, आज पूरे 15 साल हो गए हैं, लेकिन उन मुद्राओं के बारे में मैंने अपनी पत्नी और बेटों को इसलिए नहीं बताया कि अब तक अगर उन्हें यह बात पता चल जाती तो वह लोग मुद्राएं खत्म कर चुके होते। और मेरा सपना है कि मेरे बेटों की कहीं अच्छी सी नौकरी लग जाए, और अब वह समय आ गया है। अब तुम ऐसा करो कि जंगल जाओ और उन मुद्राओं को खोद कर यहाँ लेकर आओ। फिर मैं उन मुद्राओं को अपने बेटे और अपनी पत्नी को दिखाऊंगा, तो वह बहुत खुश होंगे। हाँ, मैं उन्हें खोद तो लाता, लेकिन उन मुद्राओं की जगह सिर्फ आपको ही पता है। मैं कब से आपसे पूछ रहा हूं, तो आप मुझे बता ही नहीं रहे हो। अरे दिनेश, तू उस समय बेफालतू की जिद कर रहा था, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया था। मैंने कहा था ना कि यह मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के लिए है, इसीलिए मैंने तुझे आज तक यह बात नहीं बताई और ना ही अपने दोनों बेटों और अपनी पत्नी किसी को भी नहीं बताई। लेकिन अब समय आ गया है, मैं तुम्हें वो जगह बता रहा हूँ। फिर सुरेश वो जगह अपने भाई दिनेश को बताता है। दिनेश उस डिब्बे को ढूंढ लेता है और फिर कहता है, भाई ने मेरे से झूठ बोला कि उन्होंने उस डिब्बे को कहीं जंगल में छुपाया है, लेकिन अब तो बता दिया कि खेत में ही रखा है। अगर पहले पता चल जाता तो मैं अपनी बेटी की शादी कहीं अमीर घर में कर देता और खुद अमीरों की तरह रहता। अगर मैंने आज इस डिब्बे को चुरा लिया तो भैया तो जान ही जाएंगे कि इस डिब्बे को सिर्फ मैंने चुराया है और मुझे इस बुढ़ापे में उम्र भर की सजा कारावास में गुजारनी होगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे चाचा जी, आप कब आए और डब्बा कैसा रखा हुआ है? अरे बेटा, पता नहीं है, तुम्हारे पापा ने बताया था कि ये डब्बा वहां से ले आना। तभी दिनेश को कुछ दूर पर टहलते हुए राजा भीमसेन दिखाई देते हैं। आज तो एक बार फिर से दिनेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दिनेश तुरंत राजा भीमसेन के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं, जिससे आप एक इंसान को कारावास में सजा दे सकते हैं। बोलो दिनेश, क्या बात है और वह कौन है जिसे मैं कारावास में डाल सकता हूं? महाराज भोज, सामने लड़का खड़ा है, वह मेरा ही भतीजा है, लेकिन मैंने इस मुल्क की इज्जत बचाते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि उसके पास वह जो डिब्बा रखा हुआ है उसमें मैं सोने की मुद्राएं हैं। पता नहीं वह कहां से लाया है। क्या तुम बिल्कुल सच कह रहे हो? अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें कारावास की हवा खानी होगी। हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल सच है, आप वहां जाकर देख लीजिए। राजा तुरंत चंगू के पास पहुंचता है और उससे कहता है, यह लड़का, तूने ये डिब्बा चोरी किया है ना, और ये हमारा खानदानी डिब्बा है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और वह मुझे नहीं। नहीं नहीं महाराज, ये डिब्बा मैं कहीं से चोरी नहीं किया है।
नहीं, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। अब तो तुझे सजा मिलेगी। जो तूने हमारा खानदानी डिब्बा चोरी किया है, सैनिक इसे ले जाओ और कारावास में डाल दो। अरे देखो देखो इस बेचारे को, कैसा बेचारा बंदी बना हुआ जा रहा है ना। जाने राजा इसे कैसे सजा देंगे। हाँ भाई, पता नहीं क्या गलती की होगी इस बेचारे चंगू ने, और इतनी सी उम्र में न जाने कितने कोड़े खाएगा और कौन सी सजा झेलेगा। अगर बड़े भाई ने मेरी बात मान ली होती तो आज क्यों जवान बेटे को इतनी सजा झेलनी पड़ती। यही सही मौका है। राजा जी मेरे से बहुत प्रसन्न हैं और इस समय में इनसे राजमहल में कोई ना कोई काम मांग लेता हूं। अगर मुझे राजमहल में काम मिल गया तब तो मेरा जीवन ही सुधर जाएगा और मैं अपनी बेटी की शादी बड़े अमीर घर में करूंगा। दिनेश तुरंत राजा जी के पास जाता है और उनसे कहता है, राजा जी मैं बहुत गरीब हूं, पर मेरे पास कोई धन संपत्ति भी नहीं है, तो आप मुझे अपने राजमहल में कोई भी काम दे दो, वह मैं करूंगा, जैसे कि मेरे घर का गुजारा हो जाए। बस मुझे आपसे इतनी सी मदद चाहिए और कुछ नहीं। कृपया करके आप मुझे अपने राजमहल में काम दे दें। हाँ दिनेश, क्यों नहीं। अरे तुमने तो उस बच्चों को पकड़ाकर इस मुल्क की शान बचा ली है। शान, और तुम्हें मैं राजमहल में अपने बगीचे के टमाटरों की देखभाल करने के लिए काम दे रहा हूं। यह मेरा हुक्म है और अब तुम जाओ, बगीचे की अच्छे से देखभाल करो। चाचा जी, वो राजा जी आपके बेटे को राजमहल में ले गए हैं। पता नहीं चंगू से क्या गलती हुई है और वह उसको क्या सजा दे रहे होंगे। आप जल्दी से वहां जाइए और राजा जी के पैर पकड़ लीजिए। हो सकता है चंगू की सजा माफ हो जाए। इतना कहकर वह युवक वहां से चला जाता है और सुरेश की पत्नी कुंती सुरेश से कहती है, अरे जी, ये क्या हो गया। पता नहीं राजा जी हमारे बच्चे के साथ क्या कर रहे होंगे। मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। आप ऐसा करो कि आप यहीं आराम करो और मैं अभी राजमहल में जाती हूँ और राजा जी से उसकी गलती की माफी मांगती हूँ। शायद वह हमारे बेटे की सजा माफ कर दें। अरे नहीं कुंती, मेरा बेटा वहां न जाने कैसे सजा झेल रहा होगा और मैं यहाँ आराम से लेटकर घर पर ही रहूं। नहीं, अब तुम घर पर रहो और मैं जा रहा हूं राजा जी के राजमहल में और उनसे उसकी गलती की माफी मांगूंगा। सुरेश तुरंत राजा के महल पहुंचता है और राजा से कहता है, महाराज की जय हो महाराज। हमारे बेटे ने ऐसी क्या गलती कर दी जो आपने उसे कारावास में डलवा दिया। तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है। उसने हमारे महल से चोरी की है और खानदानी चीज की चोरी की है। उसने सोने की मुद्राओं से भरे डिब्बे को चुराया है। राजा जी, कहीं आप उसे लाल और सुनहरे रंग के डिब्बे की तो बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो उस डिब्बे की चोरी करवाने में तू भी अपने बेटे के साथ शामिल है। अब तुझे भी सजा मिलेगी। नहीं महाराज, वो डिब्बा चोरी किया हुआ नहीं है। वह तो आपके पिताजी ने हमें उपहार के रूप में दिया था। जब आप छोटे थे तो मैंने आपका पसंदीदा पशु को अपनी जान पर खेलकर बचाया था, इसीलिए आपके पिताजी ने वो डिब्बा हमें दिया था और उस डिब्बे को मैंने अपने खेत में छुपा दिया, क्योंकि जरूरत पड़ने पर मैं उसे काम में ला सकूं। तभी वहीं खड़ा मंत्री बोल पड़ता है, हाँ महाराज, ये आदमी बिल्कुल सच कह रहा है। इसने आपके पसंदीदा पशु की जान बचाई थी, इसीलिए आपके पिता ने इसे वो डिब्बा दिया था। अच्छा, तो ऐसी बात है सैनिक, जो और इसके बेटे को छोड़ दो और इसे वह सोने की मुद्राओं से भरा डिब्बा वापस दे दो और उसे कम वक्त दिनेश को यहां बुला कर लो। तभी दिनेश को वहां लाया जाता है और राजा से दिनेश खुद रोते हुए कहने लगता है, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं आ गया था। मैं कब से भाई से पूछ रहा था कि सोने की मुद्राओं की जगह मुझे भी बता दो, और मेरे बड़े भाई ने मुझे सोने की मुद्राओं की जगह नहीं बताएं। इसीलिए मैं क्रोध में आ गया और अपने भतीजे चंगू पर चोरी का इल्जाम लगवाया। मुझे एक बार माफ कर दो महाराज, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। एक बार गलती होने पर दोबारा माफी नहीं मिलती है सैनिक। जाओ, इसे जंगल में छोड़ दो जाकर।